दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन रिवर के बारे में या फिर भारत की जो नदियां हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे जो बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके पहले हमने हिमालय की जो नदियाँ हैं मुख्यतः तीन जो बड़े नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा जो अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं, खासतौर पर आप देखेंगे नर्मदा ताप्ती जो भ्रंश घाटी में बहती हैं अरब सागर या फिर यहाँ पर गिरती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी नदियाँ, ये नदियाँ हम देख चुके थे। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इसके अंतर्गत दोस्तों हमने स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, ये चार नदियों की चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो अभी मुख्यतः दो नदियाँ और एक दो छोटी छोटी नदियाँ वो हैं। तो आज हमारे ये टॉपिक नदियों का जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कृष्णा और कावेरी, है ना, खास तौर पर। तो पहली नदी आज हम लेते हैं कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो कृष्णा नदी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है प्रायद्वीपीय भारत की या फिर जो हमारा जो साउथ वाला भारत है, ठीक है, दक्षिण भारत है, उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी कृष्णा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका उद्गम दोस्तों होता है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से। ठीक है, पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर। देखिए दोस्तों, जो गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इनके उद्गम स्थान बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये हो गई बात उद्गम की। अब आपको एक बात याद रखना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको एग्जाम में दे सकता है, मतलब बड़े से छोटे में जमाने के लिए कि कौन सी नदी सबसे बड़ी है, उससे छोटी है। कोई भी 5 नदी दे देगा और वो 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन सी नदियाँ सबसे बड़ी है हमारे भारत। देखिए, सबसे बड़ी है गंगा। ठीक है, आपको पता होगा भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पर कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी है। ठीक है, सेकंड नंबर की कौन सी है? गोदावरी है। गोदावरी के बाद दोस्तों कौन सी है? कृष्णा। ठीक है, देखिए जो कृष्णा है भारत के तीसरे नंबर की और जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई। इसके बाद है कौन सी? यमुना। ठीक है, जो कि गंगा की सहायक है। इसके बाद 5वें नंबर पर है नर्मदा। ठीक है, तो ये आपको 5 नदियाँ याद रखना है लंबाई के क्रम में। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी है गंगा। ठीक है, करीबन 25 इसकी हाइट है। ठीक है, गोदावरी की है शायद 1465 है इसकी। ठीक है, कृष्णा की है 1401। ठीक है, 1401 है इसकी लंबाई। इसके अलावा यमुना की हम बात करेंगे तो 1375 है इसकी। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी है 2525। ठीक है, लंबाई। गोदावरी की हम बात करेंगे तो 1465। ठीक है, कृष्णा की 1401 है। ठीक है, इसके अलावा यमुना की हम बात करेंगे तो इसकी है 1375। ठीक है, और नर्मदा की है 1312। ठीक है, ये इनकी लंबाई है। तो आपको इनकी प्रमुख 5 नदियाँ सबसे बड़ी हमारे भारत की, तो इनकी आपको लंबाई भी याद रखना है। जमाने को भी दे सकता है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो ये 5 नदियाँ आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तो ये कृष्णा जो है, जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा दोस्तों किस किस राज्य में बहती है? तो ये 4 राज्यों में बहती है कृष्णा। ठीक है, यहाँ देखिए महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, फिर कर्नाटक जाती है, तेलंगाना जाती है और आंध्र प्रदेश जाती है। ठीक है, तो ये चारों राज्य आपको लिखना है। पहले कर्नाटक से इसका महाराष्ट्र से इसका उद्गम हो रहा है ना, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र फिर कर्नाटक, 4 राज्यों में बहती है दोस्तों, है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 4 राज्यों में ये बह रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 4 राज्य ये हो गए दोस्तों। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अब देखिए इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर, ठीक है, ये जो कृष्णा नदी है इसके जल के बंटवारे को लेकर इन्हीं 4 राज्यों के मध्य विवाद है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट लिख लेना है कि कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर या फिर इससे संबंधित 4 राज्यों, ये 4 राज्यों के आप नाम लिख लीजिए, इनके मध्य में विवाद है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर लिख दिया विवाद। और इसके विवाद के लिए दोस्तों कृष्णा विवाद प्राधिकरण भी बनाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको लिखना है विवाद के निपटारा करने के लिए कृष्णा विवाद प्राधिकरण भी बनाया गया है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और हम पॉइंट इसके देख लेते हैं। तो इस नदी पर दोस्तों दो परियोजना है, एक है नागार्जुन सागर, ठीक है, नागा अर्जुन सागर, ठीक है, और एक है श्री सेलम। तो ये दो परियोजनाएं हैं, आपको याद रखना है इस नदी पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये नदी निकलती है कहाँ से, महाराष्ट्र से निकलती है, फिर कर्नाटक जाती है, फिर तेलंगाना जाती है, आंध्र प्रदेश जाती है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। डेल्टा कहाँ पर बनाती है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको क्या क्या बता दिया, इसका उद्गम आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, 4 राज्यों में मुख्यतः बहती है। ठीक है, इन्हीं 4 राज्यों के मध्य इसके जल को लेकर के विवाद की स्थिति है। इसी विवाद के चलते कृष्णा विवाद प्राधिकरण भी बनाया गया है। ठीक है, और दो ये महत्वपूर्ण इसमें परियोजनाएं नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। ठीक है, इसकी लंबाई मैंने आपको बताई दी 1401। अब हम इसका थोड़ा अपवाह क्षेत्र बना लेते हैं ना, किसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से मैप बना लीजिए। ठीक है, कहाँ से निकल रही है दोस्तों, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र है ना, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से दोस्तों ये निकल रही है। ठीक है, कृष्णा नदी। अब इसके हम कुछ सहायक नदी देख लेते हैं कि पहली नदी आकर के मिलती है इसमें कोयना, महाराष्ट्र से ही मिलती है। कौन सी, कोयना। ठीक है, देखिए इस डायरेक्शन कौन सी है इसकी, बंगाल की खाड़ी साइड है, इस साइड है, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये नीचे वाली इसकी हो जाएंगी राइट ट्रिब्यूटरीज, ऊपर वाली हो जाएंगी लेफ्ट, है ना। लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बायां, राइट को बोलते हैं दायां। ठीक है, तो दाएं सहायक नदियाँ नीचे वाली जो मैं बनाऊंगा, और बाईं ऊपर वाली। ठीक है, तो एक आती है महाराष्ट्र वाले एरिया से आकर के मिलती है कोयना, ये भी महत्वपूर्ण नदी है महाराष्ट्र की। ठीक है, तो कोयना राइट साइड से आकर के मिलती है प्रेवेली ट्रिब्यूटरीज की। फिर आकर मिलती है पंचगंगा। ठीक है, ये दूसरी सहायक नदी है राइट हैंड से। इसके बाद दोस्तों एक और नदी आकर के मिलती है दूधगंगा। ये देखिए दोस्तों ट्रिब्यूटरीज पूछ लेता है एग्जाम में कि ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, फिर पूछ लेगा इनमें से कौन सी नदी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये आपको पता होना चाहिए, मुख्य इसकी सहायक नदी है पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोयना हो गई, पंचगंगा हो गई, दूधगंगा हो गई। ठीक है, इसके बाद एक और ये देखिए, ये तीनों नदियां हैं महाराष्ट्र से ही निकल रही है। ठीक है, और कृष्णा में जाकर के मिल रही हैं। इसके बाद है दोस्तों घाट प्रभा, एक नदी लिख लीजिए आप, घाट प्रभा। ठीक है, एक है माल प्रभा, एक है माल प्रभा। ठीक है, घाट प्रभा हो गई, माल प्रभा हो गई। फिर एक दोस्तों आती है लेफ्ट साइड से, महाराष्ट्र के पास से आती है भीमा, ये भी महत्वपूर्ण नदी है भीमा। ठीक है, भीमा आकर के मिलती है कृष्णा में। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों इसकी, तुंगभद्रा। कौन सी, तुंगभद्रा, कर्नाटक से आकर के मिलती है। ठीक है, देखिए जो तुंगभद्रा नदी है दोस्तों, ये 2 नदियों से मिलकर के बनी है, एक है तुंग और एक है भद्रा। ये 2 अलग अलग नदियां हैं। ठीक है, छोटी छोटी नदियां हैं, तुंग और भद्रा, ये आपस में जाकर के मिलती हैं। ठीक है, और इसके सम्मिलित धारा को बोला जाता है तुंगभद्रा, और ये तुंगभद्रा जाकर के मिल जाती है किससे, कृष्णा से। ठीक है, ये कृष्णा नदी है हमारी। ठीक है, तुंगभद्रा कहाँ से निकलती है, कर्नाटक वाले एरिया से निकलती है। देखिए ये तीनों नदियां हैं जो मालप्रभा, घाट प्रभा और तुंगभद्रा, ये निकल रही हैं कहाँ से, कर्नाटक वाले एरिया से, है ना। ये जो नदी बताई मैंने, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, ये निकल रही है महाराष्ट्र वाले एरिया से, और भीमा भी निकल रही है महाराष्ट्र वाले एरिया से। ठीक है, कृष्णा भी कहाँ से निकल रही है, महाराष्ट्र से निकल रही है। ठीक है, इसके बाद अगली नदी हो जाएगी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है मूसी। ठीक है, मूसी, ये कहाँ से निकल रही है, तेलंगाना, ये तेलंगाना वाले एरिया से निकल रही है। ठीक है, तो मूसी एक इसकी सहायक नदी है, कौन सी है, लेफ्ट सहायक नदी, लेफ्ट साइड से आकर के मिलती है। ठीक है, तो एक हो गई मूसी। अब देखिए दोस्तों मूसी में
दो शहर स्थित है मूसी नदी के किनारे, एक है हैदराबाद, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं मूसी नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मूसी नदी के किनारे हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन्हें जुड़वा नगर भी कहा जाता है, जुड़वा नगर, ठीक है। जुड़वा नगर की संज्ञा दी जाती है हैदराबाद सिकंदराबाद को। किस नदी के किनारे है, मूसी। मूसी नदी कहाँ से निकलती है, तेलंगाना वाले भाग से निकलती है, और कहाँ पर मिलती है, कृष्णा नदी पर मिलती है, ठीक है। तो इतनी ही मुख्य सहायक नदी। इसके बाद दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इतनी इसकी मुख्य सहायक नदी हैं, इसका अपवाह क्षेत्र है मुख्यतः ये, ठीक है। आपको याद रखना है कौन कौन सी सहायक नदी है, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, ये महाराष्ट्र वाले एरिया से मिल रही है, ठीक है, राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद अलावा घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ये कर्नाटक वाले एरिया से निकल रही हैं। इसके अलावा भीमा और मूसी, ठीक है। आपको ये तुंगभद्रा आपने देखा, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो उस टाइम तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, हम्पी, ठीक है। तो हम्पी इसी नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। इसके अलावा मूसी नदी मैंने आपको बता दिया, इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक शहर है विजयवाड़ा, ठीक है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, ठीक है। विजयवाड़ा भी इसी नदी के किनारे है। कहाँ पर, जो ये नदी आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है, उसी के पास एक शहर है विजयवाड़ा, इसी के किनारे स्थित है, ठीक है। एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर जो इसका डेल्टा वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर एक शहर स्थित है मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम यहीं पर स्थित है जहाँ पर ये नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है। देखिए कृष्णा नदी है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो डेल्टा बनाती है, वहीं पर डेल्टा वाले एरिया में मछलीपट्टनम है। इसके पहले मैंने आपको गोदावरी वाले में बताया था, यहाँ पर कौन सा शहर स्थित है इसके डेल्टा वाले में, यनम, है ना, यनम स्थित है, किसके अंतर्गत आता है, पांडिचेरी, है ना। तो ये गोदावरी के जो डेल्टा वाला स्थान है वहाँ पर यनम है, और जो कृष्णा है वहाँ पर मछलीपट्टनम है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में दोस्तों एक झील है कोल्लेरू झील, है ना, ये वाले एरिया में देखिए बीच में यहाँ पे एक झील है कोल्लेरू झील। हालांकि ये झीलों का अध्ययन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको याद रख लीजिए कि इन दोनों नदियों के बीच में एक झील है कोल्लेरू झील, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी कृष्णा नदी, ठीक है। इसके बारे में सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे या फिर क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके अलावा यहाँ की इसके ट्रिब्यूटरीज जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं वो भी हमने देख ली, ठीक है। अब देखिए दो छोटी छोटी नदियाँ और हैं, एक है पेन्नार और एक पलार, ठीक है। ये पेन्नार कर्नाटक वाले एरिया से निकलती है और आंध्र प्रदेश में जाकर के गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। एक और है पलार, ठीक है, ये भी तमिलनाडु वाले एरिया के आसपास से जाकर यहीं पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये दो और नदियाँ छोटी छोटी, कभी जमाने को आ जाए, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में, तो आपको पता होना चाहिए गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, ठीक है। तो ये बस इसको आप इतना जान लीजिए, एक पेन्नार है फिर पलार है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कावेरी नदी के बारे में, जो महत्वपूर्ण नदी है हमारी कावेरी, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कावेरी, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है दोस्तों, देखिए मैप में ये मैंने बनाया है, ठीक है। कावेरी इसका होता है दोस्तों पश्चिमी घाट कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, ठीक है। देखिए इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कावेरी ताल, ठीक है, ब्रह्मगिरी के कावेरी ताल, ठीक है, कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कर्नाटक कुर्ग जिला होता है, से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलती है कर्नाटक पश्चिमी घाट से, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। डेल्टा कहाँ बनाती है, तमिलनाडु में। इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा कहाँ बनाती है, आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये होगा इसका उद्गम। अब हम और चीज़ें देख लेते हैं। अब ये जो नदी है दोस्तों निकलती कहाँ से, कर्नाटक से निकलती है, फिर तमिलनाडु में जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इसका प्रवाह किस किस स्टेट में है, एक हो गया कर्नाटक, ठीक है, फिर तमिलनाडु, ठीक है। दो राज्यों में बहती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये बात,
ठीक है, 2 राज्यों में बहती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें एक जलप्रपात है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। ठीक है, ये परियोजना भी है और जलप्रपात भी है इस पे। ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में है ये शिव समुद्रम परियोजना। एक्चुअली देखा जाए दोस्तों तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बिल्कुल सीमा में, ठीक है, ये परियोजना या फिर ये जलप्रपात है। ठीक है, ये परियोजना भी है, जलप्रपात भी आपको याद रखना है ना, शिव समुद्रम। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जलप्रपात भी है ये, ठीक है, और परियोजना भी है जल विद्युत, आपको याद रखना। ठीक है, शिव समुद्रम किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। सीधा सीधा क्वेश्चन हो एग्जाम में पूछ लेता है कि शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है, या वैसे शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपको पता होना चाहिए कावेरी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। अब देखिए, एक कावेरी नदी के बारे में एक दोस्तों खास फैक्ट ये है कि देखिए, जो हिमालय की नदियाँ होती है उनमें साल भर पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है। उसका रीज़न ये है कि वो जो हिमालय की नदी रहती हैं उनका उद्गम होता है कहाँ से? ग्लेशियर से। ग्लेशियर मतलब जो बर्फ़ के पहाड़ या फिर बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, वहाँ से हिमालय की नदियों का उद्गम होता है और साल भर बर्फ़ पिघलती रहती है और उसमें उनमें साल भर पानी रहता है। परंतु दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ठीक है, ये मानसून पर निर्भर करती हैं। किस पर? मानसून पर, मतलब जो वर्षा से जल प्राप्त होता है उस पर निर्भर करती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इसलिए साल भर नहीं बहती या फिर इनमें उतना पानी नहीं होता है साल भर। ठीक है, क्योंकि ये मानसून पर निर्भर करती है और मानसून मतलब बारिश साल भर तो होती नहीं है। परंतु दोस्तों जो कावेरी नदी है इसमें साल भर पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि इसे जाते हुए मानसून से और लौटते हुए मानसून से, है ना, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून, है ना, दोनों मानसूनों से इसे अच्छी मात्रा में पानी मिलता है। मतलब जब मानसून यहाँ से भारत में प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो भी ये कावेरी नदी पानी प्राप्त करती है। ठीक है, इसके अलावा जब मानसून लौटता है उससे भी ये जल प्राप्त करती है। यही कारण है कि इसमें साल भर पानी रहता है और इसी के चलते दोस्तों इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहा जाता है दक्षिण भारत? क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है, साल भर पानी रहता है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, आप लिख लीजिए ऐसा नोट डाल के, पर्याप्त मात्रा में साल भर जल। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में साल भर जल रहता है। जल रहने का कारण मैंने बना दिया कि दोनों मानसून, जो जाते हुए मानसून और लौटते हुए मानसून से ये वर्षा प्राप्त करती है, इसी कारण से दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिणी गंगा कैसे कहा जाता है? गोदावरी को, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को क्योंकि ये लंबाई में सबसे बड़ी है दक्षिण भारत की। ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को क्योंकि इसमें साल भर पानी रहता है। दोनों के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग नाम है, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। और अब देखिए दोस्तों, चूंकि साल भर ये पानी प्राप्त करती है और उसमें अच्छा खासा पानी रहता है, तो ये कई जगह पे क्या करते हैं, ऐसे जैसे बह रही है, ठीक है, इस प्रकार से चलती है ऐसा। इसकी मतलब जैसे ये बह रही है यहाँ से, ठीक है, एक वितरिका यहाँ चली जाएगी इसकी, ठीक है, एक वितरिका यहाँ चली जाएगी, फिर आगे जाकर ये मिल जाएंगी, फिर आगे जाकर फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ये 2-3 बार होता है दोस्तों। ठीक है, मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, जो कावेरी नदी है वो ऐसे जैसे बह रही है, ठीक है, तो तीव्र गति से बहती है जब ये, तो इसकी एक वितरिका यहाँ चली आती है, एक वितरिका ये यहाँ चली आती है, फिर आगे जाकर ये मिल जाती हैं। ठीक है, फिर आगे थोड़ा चलती हैं, फिर एक वितरिका यहाँ चली आती है, एक वितरिका यहाँ चली जाती है, फिर मिल जाती हैं। ऐसा 3 बार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस नदी के बीच में मेन यदि आप बोला जाए तो 3 द्वीप हैं, है ना, 3 नदी द्वीप पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं ना। 3 नदी द्वीप पड़ते हैं। एक सबसे जो प्रमुख है दोस्तों वो है श्रीरंगपट्टनम, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, पहला है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रीरंगपट्टनम जो किस नदी पर स्थित है, या फिर जो श्रीरंगपट्टनम द्वीप है किस नदी पर स्थित है। तो ठीक है, नदी द्वीप है ये। श्रीरंगपट्टनम हो गया एक। ठीक है, एक है दोस्तों शिव समुद्रम। ठीक है, एक हो गया शिव समुद्रम और एक हो गया दोस्तों श्रीरंगम। श्रीरंगम, तो ये 3 नदी द्वीप है ना दोस्तों,
ठीक है, मुख्यतः आपको याद रखना है सबसे मैन है श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। एक है श्रीरंगपट्टनम, एक है शिवसमुद्रम, एक है श्रीरंगम, ठीक है। ये कावेरी नदी के बीच में स्थित द्वीप है एक प्रकार से, ठीक है। मतलब देखिए जैसे नदी यहाँ से जा रही है, ठीक है, ऐसा, तो बीच में एक खाली स्थान छोड़ गया जहाँ पे लोग रहते हैं, है ना, निवास करते हैं, तो एक प्रकार से द्वीप का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 द्वीप आपको मुख्यतः याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें डैम है ना, कल्लानी डैम। कल्लानी डैम या फिर कल्लानी बांध, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, किस लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। कल्लानी बांध है दोस्तों कावेरी नदी में, ये भारत का सबसे पुराना बांध है, ठीक है, भारत का सबसे पुराना बांध। करीब दोस्तों ये 2000 वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष पुराना, ठीक है। देखिए जो कावेरी नदी है उस पर एक बांध है कल्लानी बांध, या फिर इसका एक और नाम है ग्रेट एनीकट बांध, ग्रेट एनीकट डैम, ठीक है। कल्लानी डैम भी इसे बोलते हैं, फिर ग्रेट एनीकट डैम, ठीक है। ये करीब 2000 वर्ष पुराना है और भारत का सबसे पुराना बांध है, जो कि अभी भी चल रहा है, अभी भी चालू अवस्था में है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, अभी भी कार्य कर रहा है दोस्तों। इसका निर्माण हुआ था 100 BC से 100 AD के मध्य, ठीक है, 100 BC से 100 AD के मध्य इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। जो चोल शासक थे उन्होंने इसका निर्माण किया था, ठीक है, चोल शासकों ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पुराना डैम कौन सा है, तो कल्लानी डैम या फिर ग्रेट एनीकट डैम है, ठीक है। इसका निर्माण 100 BC से 100 AD के मध्य हुआ था, ठीक है। ये अभी भी चालू अवस्था में है, अभी भी यूज में है, ठीक है। चोल शासकों ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है, और करीब 2000 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, अच्छा फैक्ट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो कावेरी नदी पे, इस पर भी एक इसका जो डेल्टा वाला एरिया है, यहाँ पर भी एक स्थान है कराईकल, ठीक है। कावेरी नदी का जो डेल्टा वाला स्थान है, यहाँ पर एक स्थान है कराईकल, ठीक है। ये भी किसके अंतर्गत आता है, पांडिचेरी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए तो मैंने आपको बताया था यनम गोदावरी डेल्टा में स्थित है, ठीक है। जो ये कराईकल है, ठीक है, ये भी पांडिचेरी का हिस्सा है और ये कावेरी डेल्टा के अंतर्गत है, ठीक है। यनम भी पांडिचेरी का हिस्सा है, ठीक है। एक और कौन सा है दोस्तों, एक यहाँ पर केरल वाले स्थान पर एक हिस्सा कौन सा है, माहे, ठीक है, माहे केरल वाले स्थान पर है, ये भी पांडिचेरी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सब पांडिचेरी के भाग हैं। यनम, कराईकल, माहे जो अलग अलग जगह पर हैं, ठीक है। यनम आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है, ठीक है। इसके अलावा आप यदि कराईकल देखेंगे तो तमिलनाडु वाले एरिया में है, ठीक है। आप माहे देखेंगे तो केरल में है, ठीक है। और पांडिचेरी कहाँ पर है, तो पांडिचेरी भी यहीं पर स्थित है, इसी के पास में, ठीक है। यहीं वाले स्थान पर पांडिचेरी भी स्थित है, तमिलनाडु के आसपास, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पांडिचेरी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पांडिचेरी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी कावेरी नदी, ठीक है। काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसकी एक बार हम अपवाह क्षेत्र और इसका अपवाह तंत्र देख लेते हैं। इसका अपवाह क्षेत्र हम और देख लेते हैं, इसके बाद ये नदी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये निकल रही है, ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है पश्चिमी घाट के दोस्तों, ब्रह्मगिरी से, है ना, ब्रह्मगिरी से निकल रही है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। एक इसकी दोस्तों सबसे पहली जो सहायक नदी है वो है लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, जो कि राइट साइड से आकर के मिलती है। एक है हेरंगी, हेरंगी इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। एक है हेमवती, एक है हेमवती, ठीक है। एक हो गई लक्ष्मण तीर्थ दोस्तों, एक हो गई हेरंगी, एक हो गई हेमवती, ठीक है। एक है शिमशा, सिमसा, ठीक है। उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियाँ नहीं है, लेकिन आपको यदि
याद रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है। एक है श्रवणवती, श्रवणवती, ठीक है, एक हो गई सवर्णवती। एक और कौन सी है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक है भावनी, एक हो गई भावनी, एक हो गई अमरावती, ठीक है। इस प्रकार से तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। कौन कौन सी मैं रिवाइज कर देता हूं, देखिए पहली है हेरंगी, ठीक है, ये हो गई लेफ्ट वाली, और ये नीचे वाली हो गई राइट, ठीक है। पहली है हेरंगी दोस्तों, फिर नीचे से आकर के मिल रही है राइट साइड से एक लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, फिर हेमवती, शिमसा, श्रवणवती, भावनी, अमरावती। इस प्रकार से ये तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हो गई कावेरी नदी। बाकी जितने भी पॉइंट थे हमने इसके पहले ही कवर कर लिए। इसके बाद दो नदी और है दोस्तों, एक है वेगई और एक है ताम्रपणी, ठीक है, ठीक है। एक नदी है दोस्तों देखिए वेगई है और एक है ताम्रपणी, ठीक है। अब देखिए जो वेगई नदी है दोस्तों, ये कहाँ गिरती है, पाक की खाड़ी में गिरती है ना, पाक की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती, ठीक है। और एक और सबसे साउथ में है ताम्रपणी, ठीक है, ये गिरती है मन्नार की खाड़ी में। कहाँ, मन्नार की खाड़ी में, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। जो वेगई है ये गिरती है पाक की खाड़ी में, ठीक है, वेगई नदी। और एक है ताम्रपणी, ये गिरती है मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में बस आपको इतना याद रखना है, वेगई और फिर ताम्रपणी। वेगई गिरती है पाक की खाड़ी में और सबसे साउथ में एक नदी है ताम्रपणी, ये गिरती है मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। और दोस्तों वेगई के में एक शहर स्थित है वेगई नदी के किनारे, ठीक है, जिसका नाम है मदुरई, है ना, मदुरई। मदुरई में कौन सा मंदिर है आप मुझे कमेंट करके बताइए। मदुरई में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट लिख लेना कि वेगई नदी के किनारे मदुरई शहर स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की जो हम नदियाँ पढ़ रहे थे, पेनिनसुलर रिवर पढ़ रहे थे, ठीक है। पहले हमने पढ़ा अरब सागर में गिरने वाली, इसके बाद हमने पढ़ा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ठीक है। तो आज हमारा नदियों का जो भी चैप्टर था पूरा, ठीक है, हमारे 5 देखा जाए तो 5-6 लेक्चर हो गए नदियों से रिलेटेड, ठीक है। तो आज नदियों का हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने सारी नदियाँ एक एक करके डिटेल में चर्चा की हैं, सबकी खासियत देखी है, कौन कहाँ बह रही है, क्यों बह रही हैं, किसकी क्या खासियत है, सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर करी हैं। तो दोस्तों यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक कमेंट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।